हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास की 20 प्रश्नों की श्रृंखला में प्रगतिवाद से आपके प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है, प्रगतिवाद से 25 प्रश्न हैं। तो आज आपका प्रगतिवाद यदि आपने कितना पढ़ा है, कितना आप जानते हैं, उसका दोस्तों यहाँ पर आज क्या है परीक्षा हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्रगतिवाद के बारे में जानते हैं या नहीं आते हैं। और सेकंड ग्रेड में दोस्तों आपका प्रगतिवाद शामिल है, जबकि जो प्रयोगवाद है वो आपका शामिल नहीं है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और दोस्तों नई कविता, ठीक है, ये आपका शामिल है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, अप्रत्यक्ष रूप से आपका संपूर्ण साहित्य ही शामिल है। ठीक है, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है, पढ़ते आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको संपूर्ण साहित्य को पढ़ते रहना ही चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे रचनाओं के सुमेलित में ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे मान लीजिए कई विधाएं ऐसी हैं, मिलती जुलती सी विधाएं हैं, जैसे कि आपकी संस्मरण है, ठीक है, आपकी रेखा चित्र है, आपकी जीवनी है, आपकी आत्मकथा है, ये सारी आपकी मिलती जुलती विधाएं हैं। यदि दो ऑप्शन आपके संस्मरण के देगा, तो एक आपका जीवनी का देगा और एक आपका आत्मकथा का देगा। तो यदि आपको जीवनी आत्मकथा आपने पढ़ी है, आपको पता है कि ये किसकी आत्मकथा है, तो आप वहाँ से सीधे उसको क्या है कट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए प्रयोगवाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है। प्रगतिवाद की दोस्तों यदि हम परिभाषा की बात करें सबसे पहले, तो जो राजनीति में जो आपका मार्क्सवाद है, ठीक है, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। तो राजनीति में जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद के सिद्धांत हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, ठीक है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आपको पढ़ाया जाता है। तो राजनीति में जो काव्यशास्त्र है वही दोस्तों साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। चाहे इसको दोस्तों मार्क्सवाद कह लो, ठीक है, चाहे आपको इसको प्रगतिवाद कह लो, ठीक है, चाहे आप इसको समाजवाद कह लो, ठीक है, एक ही बात है, एक ही चीज़ के नाम है। इसमें क्या कविता की जाती है, आपने पता है कि कार्ल मार्क्स क्या कहता था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए सारा संसार है, जबकि खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यानी कि ऐसा साहित्य है जो शोषितों की बात करता है, शोषितों के प्रति लगाव रखता है, ठीक है, और जबकि शोषकों के क्या है वो घृणा करता है, शोषकों से घृणा करता है। ठीक है, तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्रगतिवाद कहते हैं। यानी शोषितों से, यानी जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, ठीक है, दलित हैं, नीचे तबके के हैं, उनको क्या है लगाव करता है। जबकि अमीर जो लोग हैं उनके प्रति क्या है कुदृष्टि, व्यंग्य की दृष्टि या फिर घृणा की दृष्टि ये साहित्य क्या है रखता है। ठीक है, तो समाजवाद यही है कि भाई तुम्हारे उत्पादन है और वितरण के साधनों पर है, समाज के प्रत्येक वर्ग का अधिकार होना चाहिए, यही समाजवाद है। ठीक है, तो ये आपका प्रगतिवाद साहित्य हो गया। ठीक है, तो इसमें जितनी भी दोस्तों क्या है कल्पना की, इसमें क्या है प्रधानता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यथार्थवाद है, ये यथार्थवाद कह लीजिए इसको, क्योंकि भाई अमीर गरीब यानी कल्पना तो बिल्कुल है ही नहीं। छायावादी साहित्य के विरोध में दोस्तों ये साहित्य आया था। छायावादी साहित्य में बिल्कुल कल्पना की प्रधानता चल रही थी, ठीक है, और उसमें क्या है बिल्कुल भी क्या है गरीबों पर ऐसी कोई भी यथार्थवाद से भटका हुआ साहित्य था छायावादी, जिसमें कल्पना में रमे हुए लोगों का क्या है वो अंतरंग अनुभूतियों का क्या है प्रकाशन था। इसलिए कुछ ऐसे कवि आए जिन्होंने मार्क्सवाद को आधार बनाकर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत को आधार बना करके हिंदी में साहित्य की रचना की, जो कि 1943 से लेकर के 1936 से लेकर के 1943 तक ये आपके प्रगतिवाद की सीमा मानी जाती है। तो यदि आपसे कारण पूछे तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, छायावाद के विरोध में मार्क्सवाद का प्रभाव। ठीक है, तो ये आपके कारण हो जाएंगे। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935 में दोस्तों, पेरिस में आपके E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद में 1936 में आपके प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन है वो भारत में हुआ था, जिसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता है वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी।
ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे बराबर दोस्तों पूछे जाते हैं। छोटा सा आपका प्रगतिवाद है, छोटा सा आपका क्या है, छोटा सा युग है, आपकी छोटी सी काव्यधारा है। 7-8 कवि इनके प्रमुख हैं, उनकी रचनाएं आप याद कर लीजिए बस, और इसकी प्रवृत्तियां याद कर लीजिए। ये सम्मेलन है जो प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन है। सबसे पहले कहाँ स्थापना हुई, लंदन में इसकी शाखा किसने खोली, भारत में इसके सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रगतिशील शाखा के प्रमुख जो कवि कौन कौन से हैं। तो इसके जो कवि हैं दोस्तों वो हो जाएंगे केदारनाथ सिंह, ठीक है, केदारनाथ सिंह, शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सुमन हो जाएंगे, रांगे राघव हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा नागार्जुन हो जाएंगे। ये आपके प्रगतिशील प्रमुख कवि हो जाएंगे। निराला भी हो जाएंगे, निराला की बहुत सारी कविताएं हैं वो दोस्तों प्रगतिवादी कविताएं हैं, ठीक है। पंत की ताज जैसे और परिवर्तन कविताएं वो आपकी प्रगतिवादी कविताएं हैं, ठीक है। तो ये आपके कवि हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। तो दोस्तों आपको पता है, सीधी सी बात है, इतने से ही आप देखना कितने क्वेश्चनों को आप सही कर। जिन्होंने बिल्कुल प्रगतिवाद नहीं पढ़ा है, मैंने अभी आपको बताया है, थोड़े से ही आपके देख लेना 8-10 क्वेश्चन तो आपके इससे ही सही हो जाएंगे। बाकी तो आपकी जितने कवि हैं 8-10 कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, आप जितनी रचनाओं को पढ़ेंगे उतना आपके क्वेश्चन है वो सही होंगे। तो प्रगतिवाद कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्नों से हुई थी। प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जा जहीर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन दोस्तों मुख्य कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो प्रगतिशील जो लेखक संघ की स्थापना है लंदन में दोस्तों वो हुई थी आपके मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर 1936 में दोस्तों। मुल्कराज आनंद 1935 में तो इसका क्या है, पेरिस में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन E.M. फोस्टर के नेतृत्व में पेरिस में हुआ था, लेकिन 1936 में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के नेतृत्व से लंदन में इसकी क्या है, एक शाखा खोली गई थी। लंदन में इसकी स्थापना हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की। उसके बाद में इसकी एक शाखा 1936 में ही भारत में खोली गई थी, जिसका पहला सम्मेलन है वो लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके मुंशी प्रेमचंद ने की थी। आगे चलते हैं। नागार्जुन को रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रगतिवाद है दोस्तों, छोटा सा आपका योग है। यदि आप 5 घंटे यदि आप इसको दे देंगे तो आपके कम से कम इससे भाई साहब 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। एक आपका प्रवृत्तियों का क्वेश्चन होगा, एक आपका रचनाओं का क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एक आपका नाम वगैरह या जन्म स्थान या परिचय से आपका क्वेश्चन होगा। तो नागार्जुन को रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा। बताइए, 3 नागार्जुन की रचनाएं हैं। अब वो कौन कौन सी किस किस समय की है उसके हिसाब से आपको सही अनुक्रम है वो बताना है। तो दोस्तों नागार्जुन ने सबसे पहले लिखी थी बादल को घिरते देखा है, इन रचनाओं के हिसाब से, ठीक है। अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा, तो ये इसका चौथा ऑप्शन है वो आपका सही है। कई क्वेश्चन आपके दोस्तों क्रम से पूछे जाते हैं, तो उनके लिए आपको क्या है, कई ऐसे कवि हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम आपसे पूछा जाता है, आपको उनकी सन याद कर लेनी चाहिए। महादेवी वर्मा की रचनाओं का आपसे क्रम पूछा जाता है, अज्ञे की रचनाओं का आपसे क्रम पूछा जाता है, प्रसाद के नाटकों का आपसे क्रम पूछा जाता है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की कृतियों का आपसे क्रम पूछा जाता है, नागार्जुन की रचनाओं का क्रम पूछा जाता है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का आपसे क्रम पूछा जाता है, ठीक है। और फणीश्वरनाथ रेणु के आपके उपन्यासों का आपके क्या है, क्रम पूछा जाता है। और इसके अलावा सब आपके
एक है अमृतलाल नागर, इनके दोस्तों आपके उपन्यासों का 20 बूंद, ठीक है, उपन्यासों का इनका क्या है क्रम पूछा जाता है। तो ये तो आपको दोस्तों इनकी तो रचनाओं का क्रम आपको पता होना चाहिए, और क्रम आपको तभी पता होगा जब आपको प्रत्येक रचना का सन याद होगा, ठीक है। नागार्जुन है दोस्तों, उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कुछ कविताएं ऐसी हैं जैसे कि कालिदास सच सच बतलाना, बादल को घिरते देखा है, ठीक है, इनकी पंक्तियां भी आपसे पूछी जाती हैं। अकाल और उसके बाद, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो अकाल दोस्तों जो पढ़ा था उसके बाद की इन्होंने क्या है उसका चित्रण किया है। बादल को घिरते देखा है, कालिदास सच सच बदलाना, इंदू जी, ठीक है, ये ऐसी इनकी कविताएं हैं। सीधे दोस्तों बोलते थे नागार्जुन, किसी से भी नहीं डरते थे। सर्वाधिक व्यंग्य की प्रधानता इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं। व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगे, राघव। ये दोस्तों सारे ही प्रगतिवादी कवि हैं, ध्यान रखना। तो आपके नागार्जुन के काव्य में दोस्तों सर्वाधिक व्यंग्य की प्रधानता मिलती है। प्रगतिवाद किसकी ही कृति है? अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। प्रगतिवाद दोस्तों आपकी शिवदान सिंह चौहान की कृति है। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो ये मूल रूप से ये आपका आलोचना का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन प्रगतिवाद में है तो ये आपका प्रगतिवाद में आपकी आलोचना भी आ गई, ठीक है। यदि आपसे महादेव छायावाद है, छायावाद में आपसे केवल महादेवी वर्मा नहीं है, प्रसाद नहीं है, पंत नहीं है, उनकी आपको अन्य रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, चाहे फिर वो आपके नई कविता की रचना क्यों नहीं, पंत की चाहे नई कविता की रचना हो, चाहे बाद की रचनाएं हों, ठीक है। चाहे आप मान लीजिए आप निराला पढ़ रहे हैं, तो निराला की ज़रूरी नहीं कि आपकी छायावाद प्रगतिवाद की रचना पूछी जाएंगी, आपसे बाद की रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं। उपन्यास है, उपन्यास में आपके शुरू से लेकर के भारतेंदु युग से लेकर के, ठीक है, और 2022 तक दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है उपन्यास। केवल एक शब्द ये मत समझना कि साहब उपन्यास है तो उपन्यास प्रसाद और आपके प्रेमचंद को पढ़ करके ही हम क्या है इतिश्री कर लें, नहीं। 2022 तक किस किस को क्या है ज्ञानपीठ किसको मिला है, व्यास सम्मान किसको मिला है, और आपके साहित्य अकादमी किसको मिला है, वो सब दोस्तों मैंने साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ मैंने आपको पुरस्कार करवा दिए हैं, वो आप सीरीज देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो है, ठीक है। तो आपको दोस्तों शुरुआत से लेकर के पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, अंतिम, ठीक है, किस किस विद्वान के अनुसार कौन कौन सा माना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। युग धारा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। बताइए। युग धारा के दोस्तों रचनाकार हैं वो हैं आपके नागार्जुन, 1953 में इनकी रचना आई थी युग धारा। प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, त्रिलोचन शास्त्री। बताइए। थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यदि आपको पता है। युगवाणी दोस्तों आपका क्या है? पंत का दोस्तों काव्य संग्रह है, ठीक है। तो युगवाणी पंत का काव्य संग्रह है, तो युग की वाणी किसने प्रगतिवाद को, वो प्रगतिवाद पर लिखा गया है, तो प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। बताइए। तो इसके जो दोस्तों उत्तर है वो हो जाएगा आपका शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन की कुछ एक पंक्तियाँ हैं वो आपसे लगातार पूछी जाती हैं, ठीक है। नागार्जुन की पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की आज पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है, ठीक है। मिट्टी की बारात किसकी ही रचना है? त्रिलोचन, रांगे, राघव, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो दोस्तों मिट्टी की जो बारात है वो आपकी शिवमंगल सिंह सुमन की ही रचना है। मैं तो साम्यवादी हूँ और प्रजातंत्रवादी हूँ, यह घोषणा है। महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, अरविंद कुमार की, भीमराव अंबेडकर की। यह घोषणा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की है। वह क्रांतिकारी नेता जो स्वतंत्रता के साथ समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हेतु दृढ़ संकल्प थे, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू।
तो ये थे दोस्तों आपके भगत सिंह, ठीक है, जो स्वतंत्रता के साथ साथ में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने के लिए क्या है, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। भगत सिंह का दोस्तों एक लेख है, ये है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये आपके कॉलेज लेक्चर 2021 में भी आया है, आरपीएससी में भी आया हुआ फर्स्ट ग्रेड में, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार आया हुआ, बहुत ही आपका क्या है महत्वपूर्ण ये लेख है, भगत सिंह का लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। नास्तिक थे भगत सिंह। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जिन जिन कृतियों को, चाहे आपका साहित्य अकादमी मिला हो, चाहे आपका ज्ञानपीठ मिला हो, ठीक है, चाहे आपका व्यास सम्मान मिला हो, कोई ना कोई दोस्तों आपको पुरस्कार मिल गया है, ठीक है, उसकी आपको तिथि बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी कृति को किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और वो कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई थी। ज़रूरी नहीं है कि जिस वर्ष में प्रकाशित हुई हो उसी वर्ष में, जैसे कि यामा है, यामा आपकी 1940 में आई थी, जिसमें आपकी माधवी वर्मा की प्रतिनिधि कविताओं का क्या है संकलन है, उसको 1982 का 82-83 में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसी कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं। तो इनकी क्या है, आपको 4 कृतियाँ दे देगा, तो उनको अनुक्रम पूछ लेगा, सही कालक्रम के अनुसार जमाइए। निम्न कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी काव्यधारा के सक्रिय सदस्य के रूप में नहीं जाना जाता है। नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा, प्रेम ठाकुर, बलवीर सिंह रंग। बताइए। तो इनमें से दोस्तों नागार्जुन हैं, बिल्कुल हैं, प्रेम ठाकुर हैं, बलवीर सिंह रंग हैं, लेकिन जो नरेंद्र शर्मा हैं दोस्तों ये नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। पुलिस और पलटन के हाथी कितना चारा खाते हैं, वही रंग है वही ढंग है, फर्क नहीं कुछ पाते हैं। देशभक्ति की सनद मिल रही आए दिन शैतानों को, डांट डपट उपदेश मिल रहे दुखी मजदूर किसानों को। उपर्युक्त पंक्तियों के कवि कौन है। नागार्जुन, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार। इसके दोस्तों कवि हैं आपके नागार्जुन। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। युग की गंगा, नींद के बादल, आँख का झरना, युग धारा। तो आप आसानी से बता सकते हैं, पहले भी आ गई है। युग धारा दोस्तों आपके नागार्जुन की कृति है 1953 में। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। मार्क्सवादी प्रभाव, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, छायावादी रूमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि प्रगतिवाद है वो क्यों उपजा था। 1936 तक दोस्तों छायावाद चल रहा था, उसके बाद में क्यों एकदम से धारा है वो परिवर्तित हो गई। युगांत लिख दिया 1936 में पंत ने। रूपा पत्रिका का प्रकाशन है दोस्तों, ठीक है। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रगतिवाद की प्रमुख पत्रिका बताइए, तो वो हो जाएगी रूपाभ, ठीक है। तो प्रगतिवाद क्यों जन्मा। एक तो दोस्तों आपको क्या है, विश्व स्तर पर रूस में क्या है, कार्ल मार्क्स का प्रभाव चल रहा था, ठीक है, मार्क्सवादी प्रभाव था, तो एक ये भी सही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना है वो 1935 में आपके लंदन में, वो पेरिस में आपका क्या है सम्मेलन हो गया था। 1936 में लंदन में इसकी स्थापना हो गई थी, तो इसकी वजह से भी आपका प्रगतिवाद आया, बिल्कुल सही है। छायावादी रूमानियत, छायावाद की जो कल्पनाशीलता थी, ठीक है, और जो पलायनवादी निराशा हताशा की प्रवृत्ति थी, जिसमें किसी का भी दोस्तों भला नहीं हो रहा था, ठीक है, तो उसकी वजह से भी प्रगतिवाद का साहित्य लिखा गया था। उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है, ठीक है। चाहे आप इसको प्रगतिवाद कहो, चाहे आपको इसको मार्क्सवादी साहित्य कहो, चाहे आपको इसको यथार्थवाद कहो, चाहे आप इसको पदार्थवाद कहो, ठीक है, चाहे इसको समाजवादी साहित्य कहो, 4-5 आपके इसके नाम हैं। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं। छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, द्विवेदी, युगीन। तो दोस्तों नागार्जुन है वो आपके मुख्य रूप से प्रगतिवादी कवि हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये नहीं कि 1943 से 1936 से लेकर के 1943 तक के जो कवि हैं वो ही आपके प्रगतिवाद में आएंगे, नहीं। जो प्रगतिवाद की मान्यताएं कि भाई दलित का समर्थन करेगा, ठीक है, शोषकों के प्रति घृणा करेगा, ठीक है, अमीरी गरीबी के फासले को दिखाने का प्रयास करेगा, जो यथार्थवाद है समाज में दबे कुचलों का जो साहित्य है, ठीक है, उसके आधारित जो कविता लिखेगा वो दोस्तों हमेशा ही प्रगतिवादी कवि कहलाएगा। यदि आज के समय पर आज भी ऐसी कविता लिखते हैं, जैसे कि निराला की थी विधवा कविता थी, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है, भिक्षुक कविता थी, कुकुरमुत्ता कविता थी, तो ऐसी कविता नागार्जुन की जितनी भी कविताएं हैं वो सारी आपकी प्रगतिवादी कविताएं हैं, ठीक है। नागार्जुन 1998 में आपके इनका देहांत हुआ था, तो 1998 तक लिखते रहे थे, प्रगतिवादी प्रमुख कवि थे।
तो आज भी यदि आप इस प्रकार की कविता लिखते हैं तो वो आपकी प्रगतिवादी कवि हो जाएगी। ये नहीं कि 1943 तक जो कवि थे 1936 से 1943 तक वही प्रगतिवादी कवि माने जाएंगे। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य वृत्ति रही है? छायावादी, आधुनिकतावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। तो ये आपका हो जाएगा प्रगतिवादी। अब देखिए मेरा थोड़ा सा यदि मैंने आपको बताया है तो उससे दोस्तों आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो वहाँ पे सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, निराला, पंत प्रसाद। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। आग और राग का कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, इस प्रकार की इन्होंने क्या है बहुत ही ओज पराक्रमशीलता से युक्त हैं वो क्या है इन्होंने काव्य लिखे थे। इसके अलावा इन्होंने उर्वशी श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना की थी जिसमें आपके क्या है काम और अध्यात्म का अद्भुत संयोग दिखाया गया है। ठीक है, तो ये तो आपके श्रृंगार की थी, ये आपके ओज की वीर रस की कविताएं थी। तो आग और राग का कवि दिनकर जी को कहा जाता है। उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? देश की जनता का, अर्जुन और द्रौपदी का, राधा और कृष्ण का, भीम और युधिष्ठिर का। बताइए। मैंने दोस्तों जब आपको कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कुरुक्षेत्र महाकाव्य है, ठीक है, जो आपके 1946 में है और इसमें भीम और युधिष्ठिर नहीं है दोस्तों, ये भीष्म है। भीष्म और युधिष्ठिर का आलम्बन लेकर के, ठीक है, भीम और युधिष्ठिर का आलम्बन लेकर के इन्होंने युद्ध की समस्याओं को क्या है निराकरण करने का प्रयास किया है कि भाई यदि संसार में युद्ध की आवश्यकता है, धर्म की रक्षार्थ तो यदि युद्ध आवश्यक है तो युद्ध अवश्य करना चाहिए, लेकिन निर्बल को सताने के लिए, अपनी आकांक्षाओं की, अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कभी भी युद्ध में नहीं करना चाहिए, युद्ध को रोकना चाहिए। लेकिन जब युद्ध आवश्यक हो जाता है, ठीक है, किसी अधर्मी को समाप्त करना है, मानवता स्थापित करनी है, तो फिर हमें युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। तो भीष्म और युधिष्ठिर का दोस्तों यहाँ पर क्या आलम्बन लिया गया है? ये भीष्म है। आगे चलते हैं। आत्मा का संग्राम आत्मा से, देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। बताइए। तो ये कहा गया है दोस्तों कुरुक्षेत्र के भूमिका में ये लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि आत्मा का जो संग्राम है वो आत्मा से और देह का जो संग्राम है वो देह से जीता जाता है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरजा कुमार, गिरिराज माथुर और भवानी प्रसाद मिश्र। तो इन पंक्तियों के आपके रचनाकार हो जाएंगे भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो आपके दोस्तों सहज कविता के, सहज शब्दों के, सहज भावों के कवि माने जाते हैं। ठीक है, आज पानी गिर रहा है, घर की याद इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। एक बालक भी जिसको पढ़ सकता है वो समझ सकता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं, कि जिस तरह हम सरल भाषा में बातचीत करते हैं उस तरह तू लिख करके बता और उसके बाद भी तू मुझसे बड़ा होकर के दिखा। ठीक है, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग्य की प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। देखिए मैंने आपको बता दिया है प्रगतिवाद की मूल विशेषता दोस्तों क्या है। दबे कुचलों के वर्ग में है, यथार्थवाद को दिखाने का प्रयास करेगा। ठीक है, श्रम की दोस्तों बात करेगा, कभी भी कल्पनाओं की, ठीक है, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की, कभी भी अमीरों की, अधिक साधन संपन्नताओं की कभी भी ये बात नहीं करेगा, उनका हमेशा विरोध करता है। कुकुरमुत्ता कविता है, ठीक है, कुकुरमुत्ता कविता है और गुलाब, ठीक है, इसमें गुलाब है, कुकुरमुत्ता है। तो गुलाब किसका प्रतीक है दोस्तों? यहाँ पर शोषक का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता है वो आपके शोषित का प्रतीक है। ठीक है, कुकुरमुत्ता तो क्या है आपकी लकड़ियों में या किसी गीली ज़मीन पर है, वर्षा के उससे उग जाता है, जबकि गुलाब है दोस्तों वो क्या है बागानों में उगता है। ठीक है, उसको क्या है सिंचित करना पड़ता है। तो ये आपकी शोषक की प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो इसमें शोषण का विरोध हो जाएगा, बिल्कुल करता है। कल्पना की प्रवणता दोस्तों इसमें बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि ये जो देखता है समाज में जैसा देखता है वैसा ये लिखने का प्रयास करता है। व्यंग की प्रधानता बिल्कुल मिलती है, श्रम का सौंदर्य बिल्कुल मिलता है। तो इसमें दोस्तों जो कल्पना की प्रवणता है वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। छायावाद में कल्पना की प्रवणता है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसी के विरोध में ही दोस्तों ये साहित्य आया था। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, कविता, तार सप्तक। तो प्रयोगवाद के बाद में दोस्तों जो कविता आती है वो आती है आपकी नई कविता। 1936 से लेकर के 1943 तक प्रगतिवाद, 1943 से लेकर के 1900 आपके 53-54 तक आपका क्या है? प्रयोगवाद। और उसके बाद में आपकी 53 के बाद में 60 तक आपकी नई कविता आ जाती है। उसके बाद में आपकी 60 उत्तरी कविता, समकालीन कविता, ठीक है। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का आरंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए ईश जाने देश का लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहाँ, तत्व है कि कोई केवल आवरण। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र का जो प्रथम सर्ग है मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसकी वीडियो देख सकते हैं। इसकी जो पंक्ति है दोस्तों वो है सबसे पहले, वह कौन रोता है वहाँ, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर देश की इज्जत बचाने के लिए। तो ये वह कौन रोता है वहाँ, ठीक है। तो इस पर यह क्या है, कुरुक्षेत्र की दोस्तों शुरुआत होती है। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा रचना किस कवि की है? जीके के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, हरिकृष्ण प्रेमी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये दोस्तों जो गीत है वो लिखा था आपके श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, ठीक है। तो ये थे आपके 25 प्रश्न, आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में लिख करके दोस्तों बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो भी अवश्य बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।